आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। पहला है, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। और दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है। और तीसरा है, प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। और चौथा है, जाकिर हुसैन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि जाकिर हुसैन जो हैं वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। डॉक्टर राधाकृष्णन थे, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो गलत है। राधाकृष्णन का कार्यकाल 1952 से लेकर 1962 तक था, ठीक है। और जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल था वो 1962 से लेकर 1967 तक था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। और दूसरा कथन है, राज्य विधानसभाओं के सदस्य दोनों चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। केवल एक कथन जो है वो सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि राज्य विधानसभाओं के सदस्य के चुनाव जो हैं वो केवल प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्र और उपराष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे मनोनीत हों और चाहे निर्वाचित हुए हों, दोनों भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा जाता है। तो जबकि दूसरे को कारण कहा जाता है, तो इसमें आपको बताना है कि कथन एक है कि ये कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए तभी पात्र होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो। और दूसरा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसका कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण है, या ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, या सी या डी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ए आर दोनों सही हैं और एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण है। कि राज्यसभा का उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 66(3) का जो सी धारा है वो बताती है कि भावा भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष की पूरी कर चुका हो और साथ में ही उपराष्ट्रपति जो योग्यता है वह राज्यसभा का चुने सदस्य चुने जाने की काबिल भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। पहला है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होती है। दूसरा है, किसी राज्य का विधानमंडल का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तीसरा है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति के समान होता है। और डी, औपचारिक महाभियोग के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है आपका डी। डी ऑप्शन जो है वो आपका गलत है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी के पास राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, ना कि लोकसभा की, ठीक है। दूसरा कि भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल जो है वो समान जो होता है वो कार्यकाल समान होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 कि भारत का उपराष्ट्रपति भारत के दूसरे सर्वोच्च गणमान्य व्यक्ति हैं, उसके कार्यालय से कोई औपचारिक कार्य नहीं जुड़ा है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। यदि राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे या हटा दिया जाता है या मर जाता है तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक और दो, 1 2 3, 1 3 4 या फिर उपयुक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। इसके चारों कथन जो हैं
वो सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद को संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी या फिर शंकर दयाल शर्मा। जो इसका सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, केवल 1 और 4। क्योंकि मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हैं इन्होंने 1979 से 1984 और शंकर दयाल शर्मा 1987 से 92 के बीच में उपराष्ट्रपति रहे हैं और बाकी फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो ये भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। 1 और 4 इसका जो है वो सही आंसर है। उपराष्ट्रपति उन्होंने सीधे, चाहे फखरुद्दीन अली अहमद हों और चाहे नीलम संजीव रेड्डी हों, इन दोनों लोगों ने उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित नहीं किया है। इन लोगों ने सीधे राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के इस्तीफे के बाद निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही नहीं है? राष्ट्रपति शासन लागू होगा, राष्ट्रपति उनके वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने को कहा जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब है कि नई सरकार के गठन के लिए जल्द से जल्द आम चुनाव कराया जाना चाहिए। और चौथा है, अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने कार्यालय में नई सरकार बनने तक बनी रहेगी। तो कौन सा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के इस्तीफे के बाद कौन सी स्थिति सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, कि राष्ट्रपति शासन लागू हो। क्योंकि राष्ट्रपति शासन जो है वो संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्यों में लगाया जाता है, न कि केंद्र में। केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मर्जी तक अपना पद धारण कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश समूह के पास लोकसभा में केवल 1 सीट है? गोवा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, दादर नगर हवेली और दमन। सी है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप या फिर चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में केवल 1 लोकसभा सीटें हैं, जबकि त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादर नगर हवेली और दमन दीव में, अरुणाचल प्रदेश में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की अधिकतम संख्या जो है वो मध्य प्रदेश से है, और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सीटें जो हैं वो 6 जो हैं वो आरक्षित हैं, आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? धन विधेयक केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है और धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में नहीं पेश किया जा सकता है और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद इसे अपनी सिफारिशों के लिए राज्यसभा को भेजा जाता है और धन विधेयक के संबंध में कोई भी संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं है और राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। और धन विधेयक कोई है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों को लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय शुल्क नहीं है? वह ऋण जो भारत सरकार द्वारा चुकाया जाना है, भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन, राज्यसभा के उपसभापति के भत्ते। तो कौन सा जो है संचित निधि से लिया जाने वाला शुल्क नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है बी ऑप्शन, भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की वेतन और पेंशन। इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? क्षमा करना,
अध्यादेश जारी करना, आपातकाल घोषित करना या फिर एक अदालत के न्यायाधीश को हटाना। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, एक न्यायालय अदालत के न्यायाधीश को हटाना। यही जो कार्य है वो भारत के राष्ट्रपति को शक्ति हासिल नहीं है। अनुच्छेद 124 के अनुसार न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा सिद्ध कदाचार या क्षमता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित अपनी कुल संख्या के बहुमत की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अदरवाइज राष्ट्रपति से नहीं हटा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा देता है? अनुच्छेद 371A, 371B, 371C या फिर 371D। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए 371A। अनुच्छेद 371A जो है वो नागालैंड को एक विशेष राज्य का दर्जा देता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो यही है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या फिर नए राज्यों का प्रवेश। तो इसका सही जो आंसर है वो है नए राज्यों का प्रवेश जो है, नए राज्यों का प्रवेश जो है वो अनुच्छेद 2 के जरिए ही किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर डी है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 10, भाग 11, भाग 12 या फिर भाग 15। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है संविधान, जो वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 12 में दिया गया है, इसलिए इसका सही ऑप्शन सही है। वित्त आयोग जो है उसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 जो हैं वो अन्य सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है और इसका गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर में किया जाता है। और भाग 11 में जो है संघ राज्यों के बीच संबंध का वर्णन है। भाग 10 में SC/ST से संबंधित क्षेत्रों का वर्णन है। भाग 15 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है? संवैधानिक संशोधन विधेयक, धन विधेयक, साधारण बिल या फिर उपयुक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, साधारण बिल। जो साधारण विधेयक है राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लौटा सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकता। राष्ट्रपति या तो धन विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है या रोक सकता है। संविधान के तहत धन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए सदन में नहीं लौटाया जा सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। इसके संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो पावर भी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व स्थानों के स्मारकों की सुरक्षा करना या प्राकृतिक पर्यावरण की सुधार करना। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और सुरक्षा करना जो है यह नीति DPSP यानी नीति निर्देशक तत्वों में इनका वर्णन है। इसके लिए जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 49 दिया गया है और यह मूल कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। मूल कर्तव्य जो है मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने 10 मूल कर्तव्य जोड़े। लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य जो है वो 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसका गठन 1953 में भाषा के आधार पर किया गया। जून 1948 में भारत सरकार ने यस्केधर कमेटी का गठन किया था। जून 1948 में यस्केधर कमेटी का गठन किया था, जिसमें भाषाई प्रांतीय आयोग जिसे कहते हैं, इसने 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि राज्यों का गठन भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल लागू करने की अधिकतम अवधि क्या है? 1 वर्ष, 6 महीने, 3 महीने या इसे रद्द किए जाने तक अनिश्चित काल तक। इसका सही जो आंसर है वह है इसे रद्द किए जाने तक अनिश्चित काल तक इसे लगाया जा सकता है।
जिसका जो वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है वो अनुच्छेद 360 में है और इसके लिए जो है वो भाग 18 उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? गुजराती, राजस्थानी, कश्मीरी या फिर डोगरी? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, राजस्थानी। बी ऑप्शन इसका सही है कि राजस्थानी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। गुजराती, कश्मीरी, डोगरी और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। संविधान का जो भाग 17 है और उसमें राजभाषा का उल्लेख है और इसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का उल्लेख है और यह भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, राज्यपाल। और डी राज्यपाल करता है अनुच्छेद 165 के तहत। ठीक है, और इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद संविधान के भाग 6 में इसका दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें तय करने में सक्षम है? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्य विधानमंडल एक साथ या फिर संसद? जिसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, संसद। क्योंकि अनुच्छेद 11 यह स्पष्ट करता है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की पूरी शक्ति होगी। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में के अंतर्गत नागरिकता का उल्लेख है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, भाग 2। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो दिया गया है वो संविधान के नागरिकता के संबंधी उपबंध दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधानों को किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? 5 से 11, 5 से 12, 5 से 6 से 12 या 6 से 11? जिसका सही जो आंसर है वो है संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन है। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 निम्नलिखित में से कब लागू हुआ? 10 जनवरी 2019, 10 दिसंबर 2019, 10 जनवरी 2020 या 10 दिसंबर 2020? जिसका सही जो आंसर है वह है आपका 10 जनवरी 2020। मतलब सी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी विदेशी को भारत में कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 साल या 15 वर्ष? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 10 वर्ष। 10 वर्ष तक उसको भारत में निवास करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि 2005 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा 2 देशों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार के आवेदन पर अनिवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन, चीन और बांग्लादेश या फिर चीन और श्रीलंका? जिसका सही आंसर जो है वो है आपका ए ऑप्शन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, भारत संविधान के तहत भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से या फिर 3 प्रकार से? इसका सही जो आंसर है वो आपका है 5 प्रकार से। कि भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती। पहला है जन्म से, दूसरा है वंश से, तीसरा है पंजीकरण, चौथा है देशीकरण और 5वां है भूमि अर्जन। इनके द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद का कौन सा सदन संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करता है? निचला सदन, ऊपरी सदन, ऊपरी और निचले सदन अलग अलग या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, ऊपरी और निचला सदन दोनों। मतलब कि भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है, भारत में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया जो है वो साउथ अफ्रीका से ली गई है और संवैधानिक संशोधन जो है संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है। और भारत में संवैधानिक संशोधन जो है वो संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के में दी गई है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? समाजवादी राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, लोकहितकारी राज्य या फिर राजशाही राज्य? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका राजशाही राज्य जो है वो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन जो इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 बार। 1 बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता सब जोड़े गए थे और प्रस्तावना जो है उन्हें जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्प से प्रेरित है, जिसे 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और इसे मंजूरी जो है वो 22 जनवरी 1947 को मिली थी। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की मूल आत्मा कहा? मौलिक कर्तव्यों को, मौलिक अधिकारों को, नीति निर्देशक तत्वों को या फिर प्रस्तावना को? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, प्रस्तावना को। ठीक है, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हैं वो 28 फरवरी 1968 को भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे और ये भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। उन्हें भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का कानूनी स्वरूप क्या है? इसे लागू किया जा सकता है, इसे लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है, और बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? B.R. अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? जिसका सही जो आंसर है वह है आपका ए ऑप्शन, B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय जो है वो प्रारूप समिति का गठन किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का प्रावधान किया गया है? 2, 3, 1 या फिर 4? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, और न्याय है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि जाति, रंग या धर्म या लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के एक समान व्यवहार करना। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव ना हो, और राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया? इस ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। और इसी वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव को ही उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या फिर वितरित? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन कि वितरित न्याय का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों की सीटें किस आधार पर आवंटित की जाती हैं? क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, आर्थिक स्तर के आधार पर या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन की उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा में राज्यों की सीटें जो हैं वो उनकी जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती हैं, और वर्तमान में यह 1971 की जनगणना पर आधारित है, और लोकसभा की अधिकतम सीटें जो हैं वो 550 निर्धारित की गई हैं, 552 निर्धारित की गई हैं, जिसमें 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन। वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 545 है, जिसमें 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व तो अब संविधान से समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लागू कराने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है?
अनुच्छेद 330, 249, 253 या 123। इसका सही जो आंसर है वह आपका है अनुच्छेद सी ऑप्शन, अनुच्छेद 253। 253 संसद को यह अधिकार देता है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या समझौतों के कानूनों को लागू कराने के लिए राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार या संसद कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। यही कथन जो है वो पूर्णतया गलत है, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य करते हैं, चाहे वो निर्वाचित हों और चाहे मनोनीत हों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य न होने पर भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का अटॉर्नी जनरल, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या मुख्य चुनाव आयुक्त। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अटॉर्नी जनरल। इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है और इसे महान्यायवादी भी कहते हैं। ठीक है, इसके पास अनुच्छेद 88 के तहत यह कहा गया है कि महान्यायवादी केवल मत नहीं दे सकता है बल्कि संसद में बोलने और उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। अगला प्रश्न है, महालेखा नियंत्रक परीक्षक की रिपोर्ट पर अंतिम कार्यवाही करने के लिए कौन जिम्मेदार है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, संसद या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, संसद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई थी? पहले संवैधानिक संशोधन, दूसरे संवैधानिक संशोधन, 9वें संशोधन अधिनियम या 8वें संशोधन अधिनियम। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। 1951 के द्वारा इसमें नवी सूची जोड़ी गई जिसमें भूमि सुधार से संबंधित है। इसमें कहा गया था कि राज्य को सामाजिक एवं पिछड़े वर्गों के उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। इसके लिए चाहे तो वह मूल अधिकारों का भी हनन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने आदि में रोजगार पर रोक, 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों से जबरन श्रम कराने पर रोक, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों आदि में काम रखने पर कोई रोक नहीं दी है, बाल श्रम पर कोई रोक नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, कि पहला ही सही है, बाकी जो है वो गलत है। और इसका उल्लेख जो है वो संविधान के भाग 3 में दिया गया है और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं जिन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 13। जिसका सही आंसर जो है वो आपका है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में महाभियोग का चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है और महाभियोग जो है यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें एक सदन आरोप लगाता है, दूसरा उसकी जांच करता है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, के संथानम, बी.एन. राव या फिर के.एम. मुंशी। जिसका सही जो आंसर है, संविधान का पहला जो मसौदा था या प्रस्ताव था वो बी.एन. राव ने तैयार किया था। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है इसका सही है। ठीक है, बी.एन. राव के जो प्रारूप था इसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियाँ थीं और बी.एन. राव ने ये पेश किया था अक्टूबर 1947 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से, आधिकारिक भाषाओं से, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से या दल विरोधी कानून से। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। दल विरोधी जो वो है वो आपका जो है वो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। आधिकारिक भाषाएं जो हैं वो अनुसूची 8 में दी गई हैं और पंचायती राज व्यवस्था जो है वो अनुसूची 11 में दी गई है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी कर सकता है? परमादेश, अधिकार प्रच्छा,
बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर निषेध। जिसका सही आंसर जो है वो आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण। उच्च न्यायालय जो कोई रिट जारी करता है वह अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी रिट जारी करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार की मान्यता देता है? बच्चे, महिला, जनजातियां या फिर दलित। कूट के आधार पर चयनित करना है कि 1 2 3, 1 2 या 1 3 या 1 2 3 या फिर 2 3 4। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1 2 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? भारत के पूरे क्षेत्र में घूमने की अधिकार, देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार, किसी भी पेशे या व्यवसाय को जारी रखने का अधिकार, जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। डी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण के प्रावधान के बारे में चर्चा करता है? अनुच्छेद 108, 109, 110 या फिर अनुच्छेद 112। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है अनुच्छेद 112, मतलब इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। 108 जो है वो संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। 109 जो है वह धन विधेयक से संबंध में एक विशेष प्रक्रिया का उल्लेख करता है, और 110 जो है वो धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख करता है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।